नमस्कार मित्रों, मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। विश्व के सभी देश और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने तरीकों से इससे लड़ रही हैं ताकि अपने लोगों की जीवन रक्षा हो सके। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात नेचुरोपैथी भी इस रोग से लड़ने में बहुत कारगर साबित हुई है। हाल ही में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री कुलदीप रांका जी ने अपना और अपनी पत्नी का प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कोरोना रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया और अपने अनुभव भी उन्होंने सीएम साहब के साथ हुई वीसी में साझा किए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक ही समय में सभी तरह के पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का उपचार करती है। यह पद्धति शरीर का संपूर्ण रूप से उपचार करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार केवल भोजन ही चिकित्सा है, कोई बाहरी दवाइयों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। आज कोरोना और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्सी जयपुर के मुख्य चिकित्सा प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में 17 वर्षों से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति किस प्रकार कोरोना से लड़ने में हमारी सहायता कर सकती है? कुछ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कैसे काम करती है सर, इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा मूल रूप से जो कार्य प्रणाली है इसकी वो ये है कि आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ओके। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोगी हो गए हैं तो उपचार करना ही पड़ता है। जी सर। लेकिन आपको अगर कोई समस्या नहीं भी हुई है और भविष्य में भी आप समस्याओं से जूझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी प्राकृतिक उपचार लेकर के आप अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए रख सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो लोग अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करी जा सके, इसके लिए भी हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग के नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर को मजबूत बना के रख सकते हैं। अति सुंदर सर। तो डेफिनेटली कोरोना की महामारी जो चल रही है इसमें मूल रूप से जो काम में आने वाली बात होती है वो सिर्फ इतनी है कि आप अपने शरीर को जितना मजबूत बना के रखेंगे आप कोरोना के संक्रमण से उतना ही ज्यादा बचे रह सकते हैं। निश्चित रूप से सर, बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर जैसे अभी बाकी सब बातों पे तो चारों तरफ बहुत जो सोशल मीडिया पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन हम मुख्य धारा पे आ जाते हैं, कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लोग अभी तक कोरोना से बचे हुए हैं, जिन लोगों को अब तक संक्रमण नहीं हुआ है, वे किस प्रकार अपने आप को आगे भी इससे बचाए रखें। तो प्राकृतिक चिकित्सा इस बारे में हमारी क्या सहायता कर सकती है सर? जी सर। देखिए, चूंकि संक्रमण का खतरा शुरू से ही जब ये भारत में आया या जब ये पूरे विश्व में पहली बार इसके केस डिनोट किए गए, उस समय से ये चीज बोली जा रही है कि संक्रमण का खतरा सिर्फ उन लोगों को बहुत ज्यादा है जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर है। बिल्कुल सर। तो रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, जिजीविषा बोला जाता है, जीने की इच्छा। रोगों से लड़ने की क्षमता यदि बरकरार रखी जाए, अच्छी रखी जाए, तो निश्चित ही हम सारे के सारे रोगों से भी लड़ सकते हैं। और साथ में जो कोरोना की महामारी एकदम से आई है, पैंडेमिक का मतलब होता है पूरे विश्व में एक साथ किसी बीमारी का आ जाना, तो निश्चित ही इस पैंडेमिक से भी बचाव जो हो सकता है वो सिर्फ हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत रखना ही एक बहुत अच्छा उपाय है। जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं, इसका मतलब निश्चित ही उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी भी है। साथ में एक्चुअली हो क्या रहा है कि संक्रमित हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, ये अलग अलग बातें हैं। एक तो होता है पॉजिटिव हुए लेकिन बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं आए, असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव, मतलब पता ही नहीं लगा, पॉजिटिव हुए और कोई लक्षण भी नहीं आया और बिल्कुल ठीक भी है पेशेंट। जी बिल्कुल सर। एक होता है पॉजिटिव तो हुए लेकिन पॉजिटिव होने के बाद थोड़े से सिम्टम आए, खांसी हो गई, जुकाम हो गया और 2-3 दिन में गरारे कर लिए या फिर भाप ले ली, उससे ही ठीक हो गए। ये होते हैं कि क्षमता अच्छी थी, वायरस शरीर में गया, 2-3 दिन के बाद उसने अपना रोग पैदा करने की कोशिश करी तो शरीर की
जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो हावी हो गई उस वायरस के ऊपर। एंटीजन वायरस है और एंटीबॉडी शरीर में जो पैदा हुए, जो रोगों से लड़ने की क्षमता जिसको बोला जाता है, वो हावी होकर के उसने वायरस को खत्म कर दिया, तो बीमारी खत्म हो गई। इसको बोला जाता है माइल्ड सिम्टोमेटिक, कि सिम्टम्स तो आए लेकिन थोड़े से आए। एक होता है मॉडरेट सिम्टोमेटिक, मतलब लक्षण आए, बुखार भी तेज आ रहा है, खांसी भी बहुत ज्यादा हो रही है, इसके साथ में सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है और इंसान थोड़ा सा डर भी गया, तो इसको बोलते हैं मॉडरेट पॉजिटिव। मॉडरेट पॉजिटिव का मतलब है कि जिनको लक्षण आ रहे हैं और जो थोड़ा भयभीत भी हो गए बीमारी से। और एक होता है कि लक्षण आए, इलाज के बाद भी अच्छा सा आराम नहीं मिल पाया, जो प्रोटोकॉल की दवाइयां चल रही हैं या जो फॉलो अप रूटीन बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन दी जा रही है, वो सब कुछ करते हुए भी लक्षण जा नहीं पा रहे हैं, उसको बोला जाता है सीवियर और क्रिटिकली पॉजिटिव। तो जो बिल्कुल भी संक्रमित नहीं है उनको एक्चुअली ये भी हो सकता है कि कंफ्यूजन है ऐसी स्टेज में कि एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव होकर के वो नॉर्मल हो गए हों। जी सर। और भगवान की कृपा जिनके ऊपर है, जो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं अभी और जो चाहें कि अब आगे भी हम बिल्कुल सुरक्षित बने रहें, जी हाँ। इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, कोरोना के संक्रमण से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है कि आप संक्रमित लोगों से, संक्रमित वातावरण से दूर रहें। जी सर। अभी पिछली साल तक ऐसा माना जाता था कि संक्रमित लोगों से ही दूर रहने की आवश्यकता है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति अगर किसी चीज को छू रहा है या किसी चीज का उपयोग कर रहा है तो आप उससे भी थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि वायरस आजकल सोमेटिक चीजों पर भी थोड़े समय के लिए रुक रहा है। सर बीच में एक बार थोड़ा ऐसा माना जा रहा है कि जी सर मैं थोड़ा सा एक टोकना चाहूंगा सर बीच में, समय के लिए रुक रहा है। सर जैसे अभी वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि वायरस एयरबोर्न भी हो गया है सर, तो इसमें ये जब एयरबोर्न हो गया तो जब आपने दोनों बातें जोड़ी, इसमें मैं ये जोड़ देता हूं कि एयरबोर्न होने के बाद में तो बचना बड़ा मुश्किल है सर, तो कैसे सर क्या किया जाए? बहुत मुश्किल। देखिए जब कोई चीज एयरबोर्न हो जाती है, ऐसा होता है कि अगर हमको छोटी मोटी चीजों से ही बचना है तो चलिए हम बच सकते हैं, लेकिन अगर नगर पालिका की टंकी में ही जहर मिला दिया जाए सर, और वहां से ही पूरे घरों में पानी जा रहा है, जी सर, तो फिर सब लोगों को उस पानी की वजह से खतरा होने की संभावना हो जाती है। निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में बचने का सिर्फ एक ही माध्यम रह जाता है, जब चीजें हवा में ही घूम रही हैं तो हम बिल्कुल एयर टाइट डब्बे में तो पैक होके रह नहीं सकते, निश्चित रूप से ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और बिल्कुल एयर टाइट में रहेंगे भी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना चालू होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़े कमजोर पड़ेंगे, वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करेंगे, हम और ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। जी सर। तो ऐसे समय में हमें जो ध्यान रखना है, निश्चित ही हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का ही प्लान करना है। जी। रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करते रहें, जब भी बाहर घूम टहल के आए तो अपने कपड़े, अपने जो भी बाकी चीजें हमने जैसे जनरली घड़ी पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं या कोई भी चीज पहन रहे हैं, उनको भी अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर लिया जाए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। और कंटेजियस एटमॉस्फेयर से ज्यादा दूरी बना के रखिए। जी। तो सर इसके अलावा सर कोई ऐसा कुछ तरीका अपने जो प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हो कि हम लोग थोड़ा अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा डेवलप कर लें, थोड़ा अच्छी हो जाए, या कुछ ऐसे कोई योग प्राणायाम कुछ तरीके जिनके कारण, जिनसे हम छोटे से तरीके अपनाकर या हम अपने आप को बचाए रखें, आगे हम अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा सकें? जी जी, देखिए इम्यूनिटी वैसे तो एक ऐसा विषय है जो तुरंत नहीं बढ़ती है, ये सबसे बड़ी एक अवधारणा चल रही है जी सर, कि जैसे ही कोरोना वायरस का संक्रमण आया भारत में तो लोगों ने तुरंत ही कि अब च्यवनप्राश खा लो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मुलेठी और गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, इससे इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। तो इम्यूनिटी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो जाके दुकान से आप खरीद के ले आओ और चीज खा लो और तुरंत ही आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी का मतलब होता है जब आपके शरीर में सारे के सारे सिस्टम्स, जितने भी आपके जो भी शरीर में तंत्र हैं, वो तंत्र एक दूसरे के साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो शरीर की रक्षा करने की जो सिस्टम है, शरीर का रक्षा करने का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, उसी को बोलते हैं इम्यून पावर आपका बढ़ा हुआ है। तो ये कोई एक दिन या 2 दिन का प्रोसेस तो नहीं है। जैसे घर में अगर चोर घुसते हैं और चोर घर में घुस गए हैं, हम अपनी तिजोरी की रक्षा करने के लिए अब जाएं और कलेक्टर को
एक ज्ञापन दें कि हमें एक बंदूक का लाइसेंस कर दो, तो उस बंदूक के लाइसेंस का ज्ञापन देने का कोई मतलब नहीं। अब तो घुस गए हैं, तो आपके पास अगर पहले से होता तो आप उस तिजोरी की रक्षा कर सकते थे। लेकिन अब आपको ये जरूरी है कि आप अब कुछ समय लगाकर, ऐसा नहीं होगा कि आप इधर उधर टहल रहे हैं और कोई काढ़ा पी लें या कोई दवाई खा लें, उससे इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने में समय लगेगा, और जब तक समय लगेगा तब तक आपको जो भी भारत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस है उनका अच्छा सा फॉलो अप करना है। आप घर में रहें, आप ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करें। जी सर। जब आप बाहर या लोगों के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे समय पर अच्छा खाना खाएं। अच्छे खाने का मतलब है वैसा खाना जो शरीर में जल्दी से पच जाए और शरीर को ऊर्जा देने का काम करे। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कोई फूड जर्नली नहीं आता है कि आप इस चीज को खा लो तो जल्दी बढ़ जाएगी। शरीर में ताकत बढ़ना ही इम्यूनिटी के बढ़ने का एक उपाय माना जाता है। और ताकत कब बढ़ेगी? जब जो खाना खाया जा रहा है वो पचेगा, पच करके शरीर में लगेगा। इसीलिए आप देखिए, आपको जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल की मेडिसिन दी हैं उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी डाला है, उसमें विटामिन सी भी डाला है। विटामिन सी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाचन की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और योग और आयुर्वेद में तो बहुत पहले से कहा आता रहा है, युक्ताहार विहारस्य। आप अगर युक्त आहार और युक्त विहार, मतलब युक्त आहार का मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का सीधा सीधा मतलब होता है जो स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, जो जल्दी पच जाए, जिसमें शरीर में पोषण देने की पूरी क्षमता हो। अब किसी को अपच की समस्या है, अपन उसको बादाम का हलवा खिला रहे हैं, तो बादाम का हलवा उस अपच वाले मरीज के लिए तो नुकसान करेगा। जी सर। अपच वाले मरीज को तो बहुत ज्यादा जरूरी है मूंग की दाल का पानी पिलाया जाए, या फिर लौकी का सूप पिलाया जाए, उबली हुई लौकी की सब्जी खिलाई जाए, ताजे फल खिलाए जाए, ताजी सब्जियों का उबला हुआ सलाद खिलाया जाए। ये चीजें उसको पचेंगी, और पचने के बाद ऊर्जा मिलेगी शरीर में, ऊर्जा मिलेगी तो डेफिनेटली इंप्रूव होगी इम्यूनिटी। जी सर, मतलब ये इम्यूनिटी तो कोई ये एक दिन का चीजें प्रोसेस नहीं है, आपने बताया जैसा कि इम्यूनिटी के लिए हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा। सर मैं ये जानना चाहूंगा सर कि चूंकि हम लोग घर हैं और ज्यादातर लोग जांच करवाने जाना भी नहीं चाहते हैं, तो हम घर पे रह के कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम कोरोना से संक्रमित हैं अथवा नहीं? क्योंकि छोटा मोटा खांसी जुकाम का लक्षण लगभग हर मौसम बदलते ही सब में आ जाता है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो कैसे मालूम करें कि ये कोरोना है या नॉर्मल खांसी जुकाम है? जी सर। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा अग्नि जी कि जब पैंडेमिक का समय चलता है, जब भी महामारियां अभी तक आती रही, हर 100 साल में एक बार आती हैं, ये चीजें बताई जा रही हैं वीडियोस में। बिल्कुल सर। तो जब भी महामारी का दौर आता है, ऐसे समय में हमें ये चीज बहुत ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए कि इस दौर में भी कोई दूसरे गले की खराबी के या बुखार के दूसरे कोई लक्षण भी हो सकते हैं। अगर किसी को छोटा मोटा कोई लक्षण आ रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो डर जाना है। एक चीज मैं बताऊं कि लगभग 70 से 75 और अगर 80% भी कह दिया जाए तो शायद कोई गलत नहीं होगा, 80% लोग कोरोना से संक्रमित होकर के अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। 60% को तो कुछ करना भी नहीं पड़ जा रहा है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत गरारे कर लिए, थोड़ा प्रोटोकॉल की मेडिसिन ले ली, उससे ठीक हो जा रहे हैं। केवल वो 20% या कहा जा सकता है 17, 18, 20% जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, या जिनको पहले से बहुत संजीदा रोग हो रखे हैं, ऐसे लोगों को ही केवल थोड़ी ज्यादा समस्या हो जाती है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी यदि ऐसा कभी लग रहा है कि आपको कोरोना का संक्रमण हुआ है, नहीं हुआ है, इसका वैसे कोई एग्जैक्ट होम टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये चीज पता जरूर लगा सकते हैं कि हमारे फेफड़े मजबूत हैं कि नहीं। क्योंकि कोरोना के संक्रमण में हमको केवल फेफड़ों को मजबूत करने पर पूरा फोकस रखना है। निश्चित रूप से फेफड़े मजबूत हैं कि नहीं है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि घर में जब बच्चों का बर्थडे होता था पहले, तो गुब्बारे फुलाने का काम घर वालों का होता था। जी सर। आप तो आजकल तो पंप आ गए सर। आजकल तो पंप से भरते हैं। जी सर। पंप से भर लेते हैं। तो पहले जब मुंह से गुब्बारे फुलाए जाते थे, ऐसे समय में क्या होता था, कोई व्यक्ति तो 25-30 गुब्बारे जल्दी से फुला देता था, और किसी को 2 गुब्बारे फुलाने के बाद ही सांस भर जाती थी। तो डेफिनेटली वो एक बहुत रिमार्केबल टेस्ट माना जा सकता है कि आपके फेफड़ों में क्षमता है कि नहीं। यदि आप गुब्बारे फुलाने का मेजरमेंट ले सकते हैं कि अगर घर में गुब्बारे अभी हैं,
आप मार्केट में तो लेने ना जाएं, लेकिन अगर किसी के घर में गुब्बारे पड़े हुए हैं या फिर अगर गुब्बारे नहीं है तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट। आपने श्वास को भरा और श्वास को भर करके आप कितनी देर रोक सकते हैं। ये चीज वैसे तो इसको ये नहीं बोला जा सकता कि घर में कोरोना का टेस्ट आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है, ये कर लो तो टेस्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर हमने श्वास को धीमी गति से भर करके रोक के, इसको अंतः कुंभक कहा जाता है योग की भाषा में, अगर हम इस श्वास को भर के लगभग 15 से 16 सेकंड कम से कम रोक पा रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि फेफड़ों में श्वास को रोकने की क्षमता अभी है। और फेफड़ों में अगर ये क्षमता है तो आप आज कर लीजिए और हर 6 घंटे में इसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग ही रहा है कि बुखार भी है, गले में दर्द भी हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा है, क्या होता है कभी कभी भयवश हमको चीजें फील ज्यादा होने लग जाती है कि हमको बुखार आया और किसी ने बताया हुआ है कि बुखार की वजह से गले में भी दर्द हो जाता है, ऐसे समय में तो हमको दर्द फील होना चालू हो जाता है। फिर किसी ने बताया कि तीसरे दिन स्वाद चला जाता है, गंध चली जाती है, तो तीसरा दिन आता नहीं है, दूसरे दिन ही हमको हमारा स्वाद और गंध गायब महसूस होती है। तो ये महसूस ज्यादा हो रही हैं चीजें क्योंकि हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप एक तो ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, आप इससे अपने फेफड़ों की सेहत का पता लगा सकते हैं। एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोला जा सकता है 6 मिनट और 7 मिनट वॉक टेस्ट। जब भी आप चलते हैं तो चलने में या व्यायाम करने में आपके शरीर में ऊर्जा की खपत होती है और उस ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए आपके श्वसन की दर बढ़ती है। तो आप पहले चलने के पहले आप एक बार अपनी श्वसन की दर को नोट कर लीजिए। अगर संभव हो, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ है तो उंगली में लगा करके आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर लीजिए और उसके बाद फिर आप चलिए, लगभग 6 मिनट 7 मिनट चलिए और चलने के बाद एक जगह पर बैठिए और तुरंत उसके बाद आप पल्स अपनी एक तो पल्स चेक करिए, पल्स कितनी आ रही है, दूसरा श्वसन की दर आपकी कितनी हो गई है, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस भर और छोड़ रहे हैं। जी सर। अगर आप ये 22 से 24 बार से ज्यादा हो जाती है आपकी ये दर, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि फेफड़े थोड़ा काम करने में सक्षम नहीं, ज्यादा काम एकदम से ज्यादा लोड पड़ जा रहा है उन पर और वो उस लोड को बियर नहीं कर पा रहे हैं। और एक होता है कि आप इसमें ऑक्सीजन जो आपका ऑक्सीमीटर है उससे चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर आप चलने के बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 या 94 से कम हो जा रहा है तो ऐसे समय पे ऐसा माना जा सकता है कि फेफड़ों में थोड़ी सी समस्या आ गई है, अब आपको चिकित्सकीय सलाह लेने की आवश्यकता। और अगर ये नॉर्मल आ रही हैं चीजें, आपका चलने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95-96 के आसपास आ रहा है, आपकी श्वसन की जो दर है वो 18-19 के आसपास ही आ रही है, चलने दौड़ने से बढ़ती तो सबकी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ जानी चाहिए कि 24-25 पहुंच जाए, 24-25 से भी ज्यादा हो जाए। जी सर। तो अगर ये नॉर्मल से टेस्ट हम घर में परफॉर्म करके ये जान सकते हैं कि अभी हमको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है या फिर अब हमको चिकित्सकीय सलाह लेने की आवश्यकता है। जी सर। सर बहुत अच्छा बताया आपने। सर इसी प्रकार से अगर हमें मालूम चल गया या कोई कोरोना संक्रमित हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट में भी आ गया पॉजिटिव, तो वो घर पे रह के और मेडिसिन ले रहा है, होम आइसोलेशन में है, तो इसमें उनकी प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसकी सहायता हम कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव हो जाना, मैंने पहले भी बताया कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव तो हर उस व्यक्ति का पॉजिटिव आएगा जिसको वायरस ने संक्रमित किया है। जी सर। तो आरटीपीसीआर बहुत सारे लोग इसलिए करा ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कोई लक्षण ही नहीं लग रहा। अब ये बात चूंकि आती है जब प्रोटोकॉल की मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी या आरटीपीसीआर कराने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब सिम्टम्स रहे व्यक्ति को और सिम्टम्स के हिसाब से वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आरटीपीसीआर लिख दिया। लगभग तीसरे चौथे 5वें दिन की बात होती है ये। तो 5वें दिन अगर पॉजिटिव आया है, प्रोटोकॉल की मेडिसिन चालू हो गई हैं, ऐसे समय में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वो अपने गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये एक तरीके से ये मान लीजिए एक प्रोडक्शन हाउस होता है जो वायरस को एकदम से रेप्लिकेट करवा रहा है कि वायरस यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है। जैसे आतंकवादी हमला होता है और एक आतंकवादियों का कहीं कोई टेंट लगा हुआ है जहां से हमले की जगह पे बार बार करके आतंकवादियों को भेजा जा रहा है और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका बेस कैंप मान लिया, एक तरीके से वही टेंट मान सकते हैं जी सर के लिए। जी सर। इसको हमें साफ करने की जरूरत है।
तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रमाकांत के नाम से ही, उसमें ओरल हाइजीन और थ्रोट हाइजीन के लिए पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो मैं यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जी सर। गले का ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक डाल करके गरारे करना। गरारे अगर हम करते हैं तो गले को हम पूरे तरीके से बिल्कुल साफ कर सकते हैं। गले में जो भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उस पर जो सूजन आ गई है या वहां पर जो भी पैथोजेनिक एक्टिविटी चल रही है उसको अगर हमें साफ करना है तो गरारे बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। पानी को गुनगुना करना है, उसमें हल्दी और सेंधा नमक मिलाना है और गरारे करने का प्रोसेस जरूर ध्यान रखें। लोग क्या कर रहे हैं, गरारे पर एहसान कर रहे हैं, पानी भरा और आ करके निकाल दिया, बोले हो गए गरारे। तो प्रोसेस जब तक, जैसे आपको मेडिसिन जो अभी बताया जा रहा है कि डोलो आपको 650 ही लेनी है, अगर आप पैरासिटामोल 200 मिलीग्राम लेते रहेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि डोज पूरा तो होना चाहिए। एंटीबायोटिक का डोज, जैसे जनरल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर जो हैं वो एंटीबायोटिक का डोज पूरा देते हैं। अगर मान लीजिए दिन में 2 बार लेनी थी, अपन आधी गोली 1 बार ले रहे हैं, दिन में काम नहीं करेगी। ऐसे ही गरारे को भी बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका, साइंटिफिक तरीके से काम करता है। तो क्लीनिंग अगर करेंगे गरारे करने के लिए कम से कम 300 ml पानी से, और एक बार में पानी भर के कम से कम 10 सेकंड तक गले को पूरा ऊपर करके और अच्छे तरीके से गले की सिकाई हो और फिर उस पानी को फेंक दीजिए, फिर दोबारा पानी भरिए। इस तरीके से कम 5 से 7 बार पानी से गरारे एक बार में करने हैं, और दिन में कम से कम 3 बार, पॉसिबल हो जाए तो 4 से 5 बार गरारे कर सकते हैं। पहला। सर, दूसरा होता है आपने जो बताया 2 से 3 बार, सर एक बार मैं रोकूं, हाँ, तो इसका उचित समय भी बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल, देखिए गरारे करने का जो समय है, जी सर, बिल्कुल, एक तो हम सवेरे जागते ही एक बार गरारे जरूर कर लें। जी सर। इसका इसका रीजन क्या है कि हम, जैसे बहुत सारे लोग रात को सोते हैं और नाक बंद रहती है, मुंह खोल के सोने की आदत होती है। अब मुंह खोल के सो रहे हैं तो दुनिया भर का एरोजेनिक इन्फ्लेमेशन मुंह में और गले में जाता है, और वो अगर हम बिना गरारे किए सवेरे सवेरे कुछ खाए या पी रहे हैं, तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे पूषा पानम। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जग जाएं और जगते ही पानी पिए। लेकिन ये पानी अगर आपको पहले पीना है तो आपको रात को मंजन करके सोना है, और जिन लोगों का मुंह खुला रहता है, रात को नाक बंद रहती है, ऐसे लोग पहले गरारे करें उसके बाद पानी। ये पहले से लिखा हुआ है क्लियर, कि मुंह अगर खुला हुआ है और गले में गंदगी है और फिर आप जागते ही पानी पी लेते हो तो गले की गंदगी पेट में चली जाएगी, वो आपको नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आपको सवेरे जागते ही एक बार गरारे करने हैं। और दूसरा, हर बार जब आप कुछ सॉलिड खा रहे हैं या आप पानी के अलावा कुछ पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आप सूप पी रहे हैं, या फिर आप कुछ भी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हर उसके बाद आपको एक बार गरारे कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ खाना खाया है तो गले में म्यूकोसल फोल्ड्स होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें फंसी रह जाती हैं। तो आप कुल्ला करके फिर गरारे करके, पहले हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वो हर खाने के बाद अच्छे तरीके से कुल्ला करके, मसूड़ों पर मालिश करके और गरारे करके ही फ्री होते थे, उसके बाद ही वो खाने को पूरा मानते थे। तो हमको अपने पूर्वजों की एक्टिविटीज की तरफ दोबारा लौटने की आवश्यकता है। तो एक बार हर बार खाने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले जरूर गरारे करने चाहिए। तो ये तो गरारे का हो जाएगा। दूसरा, हम सफेदे की भाप ले सकते हैं, ये भी हमारे लिए काफी इफेक्टिव प्रोसेस माना जा रहा है। सफेदे की भाप से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं। सफेदे का मतलब होता है यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस ऑयल या यूकलिप्टस लीव्स अगर अवेलेबल हो जाती हैं तो वो, और अगर मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप लौंग के तेल की भाप भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप विक्स डाल करके भी भाप ले सकते हैं, या फिर आजकल मेडिकल स्टोर्स पर कार्बोल के ग्रीन कैप्सूल्स आ रहे हैं, तो आप उनको डाल करके भाप ले लीजिए। मतलब अगर आपके पास जो चीज अवेलेबल है आप उसकी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तुलसी के पत्ते डाल के भाप ले लीजिए, तुलसी भी काफी इफेक्टिव मानी जाती है। तो ये भाप लेना भी हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से इस संक्रमण से धीरे धीरे करके बचाने का काम करेगा। फिर एक होता है प्रोसेस कुंजल। पानी पी के एकदम ज्यादा पानी पीना है और उस पिए गए पानी को पलट देना है। तो ये भी हमारे थ्रोट हाइजीन और ओरल हाइजीन के लिए काफी इफेक्टिव है। अगर कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल की मेडिसिन और होम आइसोलेशन में है तो उसको गुनगुना सा पानी करके लगभग एक बार में कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी पीना है, और पानी पी करके आगे झुक के वो पानी मुंह में उंगली डाल के जीभ पर पिछली तरफ उंगली लगाते हैं
तो अपने आप वॉमिटिंग रिफ्लेक्स आता है, इसको एमेटिक रिफ्लेक्स बोला जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बोला जाता है। ये आपको जनरेट करना है, जीभ पर उंगली को फिरा करके आपका पूरा का पूरा पानी आमाशय से आहार नाल से होते हुए निकल के बाहर आता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये आपके आमाशय की सफाई करेगा, आमाशय से आहार नाल के बीच की जो कड़ी होती है मुंह और आमाशय की, उसकी सफाई करेगा, गले की और मुंह की सफाई कर देगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है आपका, वो पूरा निकल जाएगा। तो ये भी काफी इफेक्टिव माना जा सकता है। इसके अलावा जो घर में लोग हैं वो एक दो चीजों का और उपयोग कर सकते हैं। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा जरूरी है, शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब भी हमें, हमारे तो सनातन काल से ही ये चीज प्रोसेस में चली आ रही है कि जब भी कोई काम करना होता है, शोधन सबसे पहले किया जाता है, शुद्धि सबसे पहले करी जाती है। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो घर को अच्छे तरीके से साफ करते हैं। जब हम हवन, या फिर आज भी हवन किया जाता है, या कोई भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, तो पहले गोबर, गाय के गोबर से लीपा जाता था। अब आजकल हम डेटॉल का या किसी चीज का पोंछा लगा लेते हैं। तो शुद्धि का प्रोसेस बहुत जरूरी है। और शुद्धि, जो हम ये सोचते हैं कि नहाना और बाल धो लेना ही शुद्धि है, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस, नहाए धोए क्या हुआ, जो अंदर में समाये आपके शरीर में, अंदर की तरफ आपके सिस्टमिक एक्यूमुलेशन हो रहा है अगर टॉक्सिक मैटर्स का, तो आपका नहाना धोना ही केवल पर्याप्त नहीं है। वहां आपको ज्यादा पानी पी करके सिस्टमिक क्लींजिंग करानी है, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करके सिस्टमिक क्लींजिंग करानी है। प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ेगा। ज्यादा पानी पिएंगे, आंतों में जाएगा, आंत से खिंच करके खून में जाएगा, खून से किडनी पर जाएगा और गंदगी किडनी के माध्यम से बाहर आ जाए। ये काफी इफेक्टिव है। आप कुछ भी चूर्ण ले सकते हैं जो आपके पेट की सफाई करवाने का काम करेगा। आप त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं, आप हरड़ का पाउडर ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आंवला वैसे ठंडी चीजों में रखा जाता है, आंवले में विटामिन सी होती है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको जुकाम हो रहा है तो आंवला नुकसान कर देगा। अगर जुकाम नहीं है तो आप आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं, जो आपको लैक्सेशन का काम कराएगा, आपकी आंतों को पूरा साफ करवा देगा। तो ये भी काफी इफेक्टिव प्रोसेस हो सकता है, इससे भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हम घर में आराम से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो घरों में इजीली किया जा सकता है वो है गर्म पानी में पैर डालना। हम गर्म पानी में पैर डालते हैं तो ये एक तो हमारे लिए स्लीप इंड्यूसर का काम करता है, नींद आती है अच्छी। दूसरा, गर्म पानी में पैर डालेंगे तो हमारे शरीर में से जो भी विषाक्त पदार्थ है वो एक एलिमिनेटिव ट्रीटमेंट का काम करेगा। अगर आप गर्म पानी में पैर डालने के बाद ऊपर से कंबल ओढ़ लेते हैं और माथे पर गीला कपड़ा रख लेते हैं तो शरीर में से पसीना निकालने का काम करता है। ये बुखार को उतारने का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना जा सकता है। अगर बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, तो गीले कपड़े से पोंछा भी लगाया जा सकता है, जिसको कोल्ड स्पॉन्जिंग बोला जाता है। ये सारी चीजें हैं, इनको हम घर में इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई समस्या आ रही है तो किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा या योग विशेषज्ञ से हम इनसे संबंधित कोई सलाह भी ले सकते। जी सर, धन्यवाद सर। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के बारे में। सर, आजकल एक जो कोरोना ठीक होने के बाद में रोगी ठीक होके घर जा रहा है, घर जाने के बाद में उसको हार्ट संबंधी या फेफड़ों संबंधी समस्याएं आ जा रही हैं, और बहुत से मामलों में देखा गया है कि जो रोगी ठीक होने के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो सर, ये बहुत सीरियस बात है, और जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों में आ रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकती है सर? जी बिल्कुल। देखिए, पोस्ट कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ जी सर। और संक्रमण होने के बाद संक्रमण खत्म हो गया। तो कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ और कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो गया, इसको बोलते हैं पोस्ट कोविड। जैसे आज तक कोरोना वायरस तो खैर अभी आया 2019 में, टीबी के लिए ये चीज चलती थी, या फिर कैंसर का जो इलाज होता था, कैंसर के इलाज के बाद कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन करा दिया, तो पोस्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आते थे। ऐसे ही अब पोस्ट कोविड इफेक्ट है। कोविड का ट्रीटमेंट आपने प्राकृतिक चिकित्सा से किया। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार। जी सर। तो ये तलवार और सुई जो अपना अपना अपने अपने जेब में रखने का जो समय था, ये जो महामारी का दौर है, यहाँ हम अपनी सुई अपनी जेब में रखे हैं, कोई अपनी तलवार अपनी जेब में रखे हैं, ये वाला समय नहीं है। अभी समय ये है
कि आप सुई और तलवार वाले बिल्कुल मिल जाएं। आजकल मैं देख रहा हूं कि कुछ चिकित्सक कह रहे हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा खराब है, योग वाले चिकित्सक कह रहे हैं कि बाकी सब खराब है, केवल योग करना चाहिए। एलोपैथी के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, योग प्राकृतिक चिकित्सा से कुछ नहीं होगा, आपको एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये जो अपनी अपनी पैथियों को आगे बढ़ाने की जो होड़ है ना, अभी ये दौर लड़ने का नहीं है। ये मैं उन चिकित्सकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी दौर ये है कि आप सुई और तलवार बिल्कुल मिलकर रहें, जब जिसकी जरूरत पड़े उसका उपयोग करें। जी सर। और ऐसा नहीं है कि जहां तलवार का काम होता है वहां सुई काम नहीं आती, और जहां सुई का काम है वहां तलवार जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अभी हम सब लोग मिलकर के केवल इस रोग से लड़ने का काम करें। अगर इस समय हम आपस में लड़ लेंगे ना, तो फिर रोग जीत जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। पोस्ट कोविड में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है फेफड़ों को, क्योंकि कोरोना का संक्रमण होकर के खत्म हुआ, और खत्म हुआ जो असिम्टोमेटिक थे उनको कोई दिक्कत ही नहीं आई, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक थे वो भी ठीक हो गए, उनके बाद उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बात आ रही है मॉडरेट और वो जो सीवियरली क्रिटिकली इल हो गए थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, जो आईसीयू में जाके फिर नॉर्मल हुए, उनके लिए है पोस्ट कोविड में जो उनको समस्याएं आ रही हैं। और अगर पोस्ट कोविड में समस्याएं नहीं भी आ रही, ये नहीं मानिए कि आपको लक्षण अगर पोस्ट कोविड के आ रहे हैं तो ही आपको करना है ना। पोस्ट कोविड के लक्षण मैं एक चीज और बता दूं यहाँ कि चिकनगुनिया जिस समय हुआ था और आज तक उस चिकनगुनिया के असर देखने को मिलते हैं जी। तो अगर आज चिकनगुनिया को खत्म करने के बाद लोगों को लगे कि अब हमको तो असर नहीं आया, नहीं, जरूरी नहीं है। कभी भी ये कमजोरी है, फेफड़ों को कमजोर छोड़ के जा रहा है, और फेफड़ों को कमजोर छोड़ के जा रहा है तो आज नहीं तो कल इसके असर आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से संक्रमित मरीज जितने भी ठीक हुए हैं, चाहे वो दवाइयों से ठीक हुए हों, चाहे वो फॉलो अप करने के बाद ठीक हुए हों, उन सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि सवेरे जल्दी जल्दी जरूर जगें। ये पूरी दिनचर्या में बता देता हूँ फटाफट कि सवेरे जल्दी जगें जितने, और ये तो खैर सबको ही करना चाहिए, जिनको नहीं हुआ उनको भी, जिनको होकर के चला गया उनको भी, जिनको बहुत परेशान करके गया है उनको भी, और जिन लोगों ने वेंटिलेटर तक की शक्ल देखी इस बीमारी की वजह से और जो अब सुरक्षित हैं। बहुत सारे तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये बोलना, लेकिन बहुत सारे लोग तो वेंटिलेटर पर पहुंचने के पहले ही ईश्वर के पास चले गए। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर 2 दिन या 1 दिन के बाद या घंटे 2 घंटे के बाद ईश्वर के पास चले गए, और बहुत सारे लोग 10-10, 15-15 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए। तो जो नहीं बच पाए, खैर उनको तो ईश्वर अपनी शरण में स्थान दे, लेकिन जो सुरक्षित हैं वो भविष्य में भी बिल्कुल सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं पूरा आग्रह करना चाहूंगा कि उन लोगों को जो सुरक्षित हैं अभी सवेरे जल्दी जगना चालू कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर जगते ही एक बार में कम से कम 3 ग्लास, और पॉसिबल हो जाए तो 4 ग्लास पानी पीना चालू कर देना चाहिए जी। एक बार में ज्यादा पानी पिएंगे आंत्र शुद्धि का काम होगा। पानी पी करके फ्रेश होना है, फ्रेश होकर के मोशन जाके उसके बाद आपको गरारे जरूर करने हैं, सफेदे की भाप जरूर लेनी है, और भाप जो सफेदे की भाप है वो लेने के बाद फिर आप एक काम कर सकते हैं, नाक में घी डालना। अगर नाक में सटबिंदु तेल, अणु तेल, बादाम रोगन तेल या फिर गाय का शुद्ध घी अवेलेबल हो जाए तो वो डाल सकते हैं, काफी इफेक्टिव रहेगा। तो ये सवेरे का प्रोसेस है, ये हम इजीली घरों में कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं आ रहा। इसके बाद व्यायाम की बारी आती है, तो व्यायाम में बहुत ज्यादा बाहर टहलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम अपने घरों में तुलसी के पौधों का जितना ज्यादा उपयोग कर सकें, और एक प्रण ले लेना चाहिए अब हमें, क्योंकि ये देख लीजिए, जो लोग ये सोचते थे कि प्रकृति कुछ नहीं है, हम भी, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते थे कि कहते थे कि समय नहीं है बिल्कुल साहब, शरीर को समय देने के लिए काम इतना ज्यादा है, 2 साल होने को हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग। बिल्कुल। तो ये जो एकदम से समस्या आन पड़ी है, ये भविष्य में कभी आपको परेशान न करे। इसके लिए तुलसी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बालकनियों में, घरों में जहां धूप पहुंच सकती है वहां तुलसियां लगाएं। लोगों को जो अप्राकृतिक प्रकृति का प्रेम था, लोग जो फूल पत्तियां लगा लेते थे घरों में, उनसे थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल फूल पत्तियां नहीं लगानी,
आप तुलसी लगाइए, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। और तुलसी के आसपास बैठ करके आप कोई भी व्यायाम करेंगे, श्वसन की दर बढ़ेगी, श्वसन की दर बढ़ेगी तो तुलसी के आसपास वाली हवा आपके फेफड़ों में जाएगी नाक से होते हुए, वो आपको अच्छे तरीके से आपको फेफड़ों को मजबूत कराने का काम करेगी। कुछ भी व्यायाम जो भी आप कर सकते हैं, टहल सकते हैं, अपनी जगह पर खड़े खड़े रोप स्किपिंग कर सकते हैं, अगर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है या लॉकडाउन का फॉलोअप है, आपको बाहर टहलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं, या फिर सीधे लेट करके पैरों को उठा करके साइकिलिंग कर सकते हैं। आप सीधे लेट करके पैरों को उठाना और नीचे लाने का व्यायाम कर सकते हैं। जिनको आसन आते हैं वो आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको आसनों के बारे में जानकारी है वो पीछे झुकने वाले ऐसे आसन जो फेफड़ों को खोलने का काम करते हैं वो आसन कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम जिसको धीमी गति से करना है, लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, ये काफी इफेक्टिव है। इसके साथ में भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार का उच्चारण, ये अगर व्यायाम के रूप में उपयोग में लिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा पोस्ट कोविड के लिए। इसके साथ में पोस्ट कोविड में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भोजन का, क्योंकि भोजन सबसे पहले रखे जाने वाली चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था कि अगर आपको दुखों से दूर रहना है तो युक्त आहार सबसे पहले बोला उन्होंने, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो उन्होंने जो सबसे पहले सेंटेंस बोला उसमें आहार सबसे पहले बोला, आहार की सबसे ज्यादा महत्वता है। इसलिए ऐसा भोजन जो जल्दी पच जाए, ताजे फल, रखे हुए फल, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल नहीं खाने हैं, कॉन्फेक्शनरीज नहीं खानी है, पैक्ड आइटम्स नहीं खाने हैं, ताजे फल का उपयोग कर सकते हैं। सब्जियां जो ताजी सब्जियां आ रही हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। आप अंकुरित खा सकते हैं, अंकुरित में अंकुरित दलहन या अंकुरित गेहूं का उपयोग कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां यदि आपको अवेलेबल हो रही हैं तो उनको पहले गर्म पानी में अच्छे तरीके से धो के फिर पकाया जाए, फिर उनका उपयोग कर सकते हैं। आप खाने में जो भी खा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा चबा के खाएं, ये पोस्ट कोविड के लिए भी जरूरी है और ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, क्योंकि पाचन तंत्र की कमजोरी धीमी गति से आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को भी कमजोर करने का काम करती है और पाचन तंत्र की कमजोरी को दुरुस्त करवाने का काम करता है प्रॉपर मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ज्यादा चबा के खाना। कहा जाता है खाने को पिए और पानी को खाएं अच्छे तरीके से। एक पहले आज हम देखते हैं कि जब हम छोटी से छोटी, जैसे ये मोबाइल पर हम ये जूम मीटिंग के जरिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, जब ये मोबाइल खरीदा जाता है तो एक यूजर मैनुअल गाइड दिया जाता है, आपको कैसे रिचार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे इसको सही तरीके से रखना है, इसके लिए पूरा उपयोग करने के लिए। ऐसा ही हमारे शरीर को जब उत्पन्न किया गया, ईश्वर ने तो नहीं दिया हमको कोई यूजर मैनुअल गाइड, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि जो पहले पुरातन काल में हुए उन्होंने पूरा एक यूजर मैनुअल गाइड तैयार कर रखा था और पुराने पूर्वज हमारे उसका उपयोग भी करते थे। हमने धीरे धीरे करके अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि हमारे पूर्वज जो धोती पहनते थे और जो टीका लगाते थे वो कुछ नहीं जानते, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, जेंटलमैन नहीं हो सकते, हमारी एक अवधारणा है। तो इस अवधारणा को दूर करने का भी ये समय है। जो पहले पुरातन काल से चली आ रही चीजें हैं, प्रकृति के समीप रहना सबसे ज्यादा उचित माना जा रहा है। प्रकृति के संग चले जीवन रंग खिले, प्रकृति के पास आने का ये समय है धीरे धीरे करके। तो अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम पोस्ट कोविड के इफेक्ट से बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। सर अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भी अनुमान है और कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर आने वाली है वह बच्चों के लिए ज्यादा गंभीर होने वाली है। तो सर अभी हमारे पास समय है, इस समय में हमें प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम स्वयं और हमारे बच्चों को किस प्रकार तैयार करें कि जो तीसरी लहर है वह हम पे असर डाल ही नहीं सके, उनसे हम बचे रह सके। तो इसलिए सर कुछ ऐसा उपाय हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली जब लहर आई थी उस समय ये सोचा जा रहा था कि हम इस समस्या से जूझ लिए हैं, अब हम ठीक हैं। ठीक है जी। थोड़ा समय निकला, दूसरी लहर आ गई। बिल्कुल सर। अब जो दूसरी लहर है उसमें भी बात वही आ रही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी सही है वो सुरक्षित है। और निश्चित ही आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि तीसरी लहर आने को है, ये अनुमान जो लगाया जा रहा है कि तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी आती ही रहेगी। ये चीज मैंने शायद जब ये समस्या चालू हुई थी
उस समय जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, जी सर, उस समय ये मान लीजिए कि लोग ये सोच रहे थे कि जी सर, होता है, उसी समय ये चीज मैंने बोली थी जी कि आपकी ये समस्या जो है ये सिर्फ तब सही होगी जब आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता सही हो। और आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि तीसरी और चौथी लहर से बचने के लिए आपको सिर्फ रोगों से लड़ने की क्षमता को इंप्रूव कराने की जरूरत है। और बच्चे चूंकि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सर, इसलिए अभी तक बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित नहीं हुए ईश्वर की कृपा से, जी ये सर, बहुत अच्छा रहा। अब तीसरी या चौथी लहर जब ये पेंडेमिक है और सारे लोगों को ही अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सारे पेंडेमिक का मतलब होता है सबको एक साथ, बिल्कुल सर, तो सबको एक साथ होने की संभावना जो है उसमें बच्चे अभी तक अछूते थे, इसलिए ये बोला जा रहा है कि बच्चे अब, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रेन ऐसा नहीं है कि आपको जी जो 10 साल का बच्चा है उसी को ढूंढ के वायरस उसके शरीर में घुसेगा, नहीं। पेंडेमिक का मतलब है कि सबको, और अभी तक जो अछूते रह गए हैं अब उनका है, उनका इसलिए नंबर ये है, बोला जा रहा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा संक्रमित जी हो सर, सकते हैं। ऐसे समय में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अभी से बच्चों के लिए कि बच्चों को अच्छा भोजन जाए। बच्चे छोटे होते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में केवल ये समझाया जाए कि भाई बच्चे जैसे मैगी खाने की जिद करते हैं, नूडल्स खाने की जिद करते हैं, जो बाहर का कॉन्फेक्शनरीज आ रहे हैं, बच्चे चिप्स खाने की जिद कर रहे हैं, तो जी आप सर, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये समझाने का प्रयत्न करें कि ये जो भोजन है ये आपके शरीर में, आपके पेट में पहुंच करके जो उधर रोग हैं उनको पैदा करता है। और पेट अगर खराब होगा, शरीर में जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, जब एक पहिया खराब होता है तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरीके से शरीर में जो तंत्र होते हैं उनमें से एक तंत्र भी यदि खराब हुआ तो शरीर का पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, और बिगड़ा हुआ शरीर का संतुलन ही आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करेगा। जी सर, इसलिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करने के लिए प्राणायाम करने की आवश्यकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है अच्छा भोजन करने की। आप जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां जो आती है मस्कुलर स्केलेटल है, उसमें थोड़ा व्यायाम सही तरीके से करते रहेंगे तो आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम सही बना रहेगा। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम को सही तरीके से काम करना है तो अच्छे तरीके से थोड़ा व्यायाम करते रहें। ग्लैंडुलर एक्सरसाइजेस जो होती हैं, गले पर जो जैसे थायराइड ग्लैंड है, या आमाशय में जो पैंक्रियाज है, नीचे की तरफ ओवरीज या मेल में जो गोनाड्स माने जाते हैं, टेस्टिस माने जाते हैं, वो हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से एक्टिवेटेड फॉर्म में रखने के लिए बहुत जरूरी है अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम, नियमों का पालन, ये आवश्यक रूप से करते रहें। और इसमें जो फॉलोअप है वो एक तरीके से वही फॉलोअप जो अभी पोस्ट कोविड में बताया था, जल्दी जगाना चालू करें बच्चों को और स्वयं भी जल्दी जागें, जागते ही पानी पिए, पेट की सफाई का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद यदि पेट फिर भी साफ नहीं हो पा रहा है तो पेट की सफाई के लिए आप त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप हरड़ का उपयोग कर सकते हैं। पेट को बिल्कुल साफ कर दें, सर बच्चों के ज्यादा लिए, से ज्यादा मात्रा में पानी पीने का अभ्यास करें। सर बच्चों के लिए हाँ, त्रिफला इसके साथ उचित में रहेगा। सर बच्चों के लिए त्रिफला आ, सर किस प्रकार से और किस मात्रा में देना है छोटे बच्चों के लिए सर? त्रिफला में एक चीज मैं बता दूं कि त्रिफला में 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। जी सर, और ये तीनों फल 3 दोषों के समन करने के लिए जरूरी हैं। तो अगर त्रिफला को बनाया गया है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 1 हरड़, बहेड़ा 2 और 4 आंवला, ये प्रोपोर्शन होता है, इस प्रोपोर्शन से अगर त्रिफला तैयार किया गया है तो बच्चों को भी त्रिफला इजीली दिया जा सकता है। बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनको त्रिफला का थोड़ा उपयोग कराया जाए, लगभग 1/4 चम्मच त्रिफला आधे ग्लास पानी में घोल करके दिया जाए। और जो बच्चे लगभग 5 साल से लेकर के 10 साल 11 साल तक की उम्र के हैं उनको आधा चम्मच त्रिफला। और जो बच्चे 12 से 18 साल के या फिर जो बुजुर्ग या फिर जो वयस्क लोग हैं वो लगभग 1 चम्मच त्रिफला का उपयोग रोज कर सकते हैं। और त्रिफला का तो कल्प होता है, त्रिफला खाते हैं, कोई इसको मेडिसिन में नहीं रखने की आवश्यकता है, त्रिफला का कल्प होता है। लगातार त्रिफला 12 साल तक लेने से एक चीज बोली जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है। त्रिफला अगर 1 साल तक लिया जाता है तो प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए। एक कवि ने त्रिफला के लिए लिखा है कि लगातार साल भर त्रिफला लेने से तन की सारी सुस्ती खत्म हो जाती है, लगातार त्रिफला लेते रहने से। तो ये क्या है कि ये फिर सुपरविजन में लेना चाहिए, आपको सलाह से लेना चाहिए। जनरल सामान्य इंडिकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं,
लेकिन अगर आपके पेट में कोई खराबी है तो त्रिफला एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जा सकता है। इसका उपयोग बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हम कर सकते हैं आराम से। ये विशेष ध्यान रखना है, खाना अच्छे से चबा के खाना है, पानी ज्यादा मात्रा में पीना है, व्यायाम और प्राणायाम जरूर करना है, अच्छी पूरी नींद होनी चाहिए। आजकल बच्चों के स्कूल नहीं है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता दूं, स्कूलिंग, मेरे पास अभी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि बच्चे, पहले तो फोन आ रहे थे कि बच्चे ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, बिल्कुल सर। तो क्या करना है, ऑनलाइन सेशन का उपयोग कर रहे हैं बच्चे। अब बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं। जी सर, अब मोबाइल में वीडियो गेम खेलना या मोबाइल में मूवी देखना या कार्टून देखना एक अलग बात होती है जी। लेकिन मोबाइल में ऑनलाइन सेशन, मोबाइल में एक बड़ी सी किताब, मैं अगर कोई किताब आपको सामने इस तरीके से दिखाऊं कि ये किताब है और ये मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरीके से शेयर कर दी जी। अब आप इसको पढ़ें तो आपको, आपकी आंखों पर कितना स्ट्रेन आ रहा है जी। बच्चों की आंखों पर इतना स्ट्रेन, और इतना स्ट्रेन बच्चे नहीं झेल पा रहे। तो मेरे पास अब विगत महीने 2 महीने से फोन आना चालू हुए हैं कि साहब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, अब बच्चों के माथे में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल दर्द हो रहा है जी सर। और हमने एमआरआई करा ली और हमने न्यूरो फिजिशियन तक को दिखा लिया, लेकिन चीज सही समझ में नहीं आ रही है। तब उनको जब ये बोला जा रहा है कि भाई अब आप ऑनलाइन सेशंस को क्विट करवाइए, तो ऑनलाइन सेशन अगर कराना है तो कोई भी ऑडियो होनी चाहिए, उसमें वीडियो का उपयोग ना किया जाए। मैं ये एक तरीके से ये सलाह उन लोगों को देना चाह रहा हूं जिनके बच्चे ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं, या वो स्कूल टीचर्स या स्कूल प्रिंसिपल्स या स्कूल के ऑनर्स जो हैं, जो ऑनलाइन सेशन करा रहे हैं, उनको भी एक तरीके से इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइदर तो उनको ये देखना चाहिए कि जो फॉन्ट है वो बहुत बड़े रखे जाएं ताकि बच्चों की आंखों पर स्ट्रेन ना आए, और या फिर ये स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि मोबाइल से ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही। जैसे जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो कंप्यूटर पर चीजें देखते हैं तो उनको थोड़ा कम स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन तो उनको भी आता है, आंखें उनकी भी खराब होती हैं, सिर में दर्द उनके भी होते हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन स्क्रीन कंपैरेटिवली काफी बड़ी होती है। तो मोबाइल की स्क्रीन और लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ना, उसका फर्क पड़ता है। तो अगर आपको कराना ही है और बिना कराए नहीं रह सकते हैं तो कम से कम इतना कंपलसरी कर देना चाहिए कि स्क्रीन जो होगी वो बड़ी होनी चाहिए जी। नहीं तो बच्चों को बहुत खतरा है। बच्चों को अपन कोरोना से बचा रहे हैं, बच्चों को अपन कोरोना से बचाने के लिए स्कूल जाने से रोक रहे हैं जी। लेकिन वो जो समस्या मोबाइल के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, हमें बच्चों को उससे भी बचाने की आवश्यकता है। और बच्चे मूल रूप से वैसे तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बच्चों की होती है, लेकिन फिर भी जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी जनरेट हो रही होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज जो होती है, इननेट तो उनको मिल गई, जब वो पैदा हुए उसी समय इननेट तो उनको मिल गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज जो होती हैं, एक्वायर्ड में भी पैसिव इम्यूनिटीज जो होती हैं, जो टीके वीके लगते हैं बच्चों को, वो है ही, लेकिन कुछ एक्टिव इम्यूनिटीज होती हैं। बच्चे वो एक्टिव इम्यूनिटीज जो है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चों को थोड़ा सा आइसोलेटेड फॉर्म में रखने की आवश्यकता है। बच्चों को बाहर बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए, और बच्चों को ये जरूर ध्यान में रखवाया जाए कि बच्चे आजकल क्या मोबाइल में या लैपटॉप पे जो लगे रहते हैं पूरे दिन, इंडोर गेम्स जो खेल रहे हैं, बच्चे वैसे ही धीरे धीरे करके उनकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही है। तो ऐसे समय में आउटडोर गेमिंग की फैसिलिटी अब तो अभी नहीं है, लेकिन इंडोर में रहते हुए बच्चे कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे उनके फेफड़े और उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। उसमें बच्चों को रोप स्किपिंग लेके दी जा सकती है, तो वो रस्सी कूदना कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बच्चे अगर देख सकते हैं। तो मैं देखिए बहुत जल्दी ही सूर्य नमस्कार का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी है और वो सोमेटिक एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जो लोग जानते हैं वो इंस्टेंट चालू करा, थोड़ा बहुत प्राणायाम का अभ्यास बच्चों को जरूर चालू करवाया जाए। और ये बच्चे और बड़े दोनों के लिए है कि व्यायाम बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो पहले ऑफिस में जाते थे, थोड़ा बहुत टहलने घूमने चले जाते थे, अब ऐसे लोगों के भी मेरे पास फोन आते हैं कि खाते हैं और लेटे हैं, खाते हैं और लेटे हैं, क्योंकि सरकार हमको कुछ करने नहीं दे रही। सरकार ने आपको ये नहीं कह रखा है कि आप बेल्ट लगा करके पलंग पर बिल्कुल चिपक जाइए, नहीं है।
सरकार ने सिर्फ ये कह रखा है कि आप एक दूसरे से ना मिलें, बाहर जाएंगे तो हमारी आदत जो है ना कि एक दूसरे से बिल्कुल गले मिलने की, तो उससे सरकार रोक रही है हमको, ना कि सरकार ये कह रही है कि हम सांस भरने में भी बिल्कुल मगरमच्छ की तरह हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो घर में रहते हुए भी जो व्यायाम आसानी से किए जा सकते हैं, उन व्यायामों का अभ्यास करें, थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें अच्छे तरीके से। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहाने के पहले गर्म पानी से पूरे शरीर पर अच्छे तरीके से प्रक्षालन करिए, पोछा लगाइए, स्पॉन्जिंग करिए, वो आपके रोम छिद्रों को अच्छे तरीके से खोलेगा। आप ज्यादा पानी पीजिए, और जब आपको कोई काम ज्यादा नहीं करना है शारीरिक रूप से, तो फिर आप, पिछले वाले लॉकडाउन में मैं देखता था वीडियोस बन रहे हैं, कोई समोसे बना रहा है और कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी की मदद कर रहे हैं। तो ये समोसे और कचौड़ियां खाने का समय नहीं था। एक्चुअली समय था कि आप कुछ ऐसा खाएं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए, और वो जो होता है वो आपका सुपाच्य भोजन होता है, जल्दी पच जाने वाला भोजन होता है। और जल्दी पच जाने वाला भोजन जो है ना, वो वही होता है जो जल्दी पक जाता है। अब जल्दी जो पक नहीं रहा है, समोसे तलने में पहले आलू उबालो, फिर मसाला बनाओ, फिर पूड़ी बेलो, फिर भरो, फिर तेल में तलो, कितना समय लगता है। तो जितना समय बनने में लग रहा है उतना ही समय पेट में जाने के बाद पचने में लगेगा, और इतना समय नहीं है पेट के पास कि इतना समय लगाए पचाने में। सर एक बात तो और पूछनी सुपाच्य थी। भोजन का उपयोग। जी सर एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं। सर जैसे बच्चों के लिए आपने बताया कि उनकी आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है, और बच्चों के वास्तव में हकीकत में ही कोई आईसाइट संबंधी समस्याएं आना शुरू हो गई हैं। तो सर ऐसी कुछ आप तरीके या कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए बच्चों के लिए, ताकि जिनके कोई समस्या है उसमें उसको उनको निजात मिल सके, और कुछ वो अपनी आईसाइट को इम्प्रूव भी कर सके। तो कुछ ऐसी ही कुछ चीजें हो, तो एक्टिविटीज हो, तो सर प्लीज सर वो बहुत बहुत जी खुशी बिल्कुल मिलेगी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों के लिए, बच्चे वैसे भी ये कोरोना के संक्रमण काल से पहले भी बच्चे मेरे पास यहाँ जो चिकित्सालय में आते हैं, 5 साल के बच्चे को इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, बिल्कुल सर। नंबर जो है +6 जा रहा है। जी सर। हाँ, तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, उसका रीजन है आंखों पर पड़ता हुआ स्ट्रेस। और आंखों पर पड़ता हुआ स्ट्रेस जो है, इसके साथ में आंखों पर स्ट्रेस पड़ रहा है और स्ट्रेस सहने की क्षमता बच्चे की कमजोर पड़ रही है, तो दोनों तरफ से बीमारी बढ़ रही है। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा, मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूं कि क्या क्या करा सकते हैं। जी सर। पहला काम होगा बच्चों की आंखों पर ठंडे पानी के छींटे। उसमें क्या होगा कि पानी को पूरा, मुंह को फुलाया, पानी को मुंह में भर के, मुंह में पानी भरा, मुंह को पूरा फुला लिया, और फिर आंखों को पूरा खोल करके एक बाल्टी में पानी भर के, ठंडा पानी, साफ पानी, और उससे आंखों पर छींटे मारने हैं लगभग 30 सेकंड एक बार में। दिन में 2 बार इस प्रोसेस को जरूर कराया जाए, पहला। जी सर। दूसरा होगा बच्चों की आंखों में जो काजल का उपयोग पहले लोग करते थे, जी। अब काजल लगाने के लिए जनरली मना किया जाता था, लेकिन अंजन करना बोलते हैं, लुब्रिकेशन। तो काजल का उपयोग पहले बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन काजल में केमिकल अगर होगा तो वो नुकसान करता है। आप ऐसा केमिकल वाला काजल मत लगाइए, आप कुछ मत लगाइए। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको कोई समस्या लग रही है, तो आप कोई भी, जैसे रामदेव जी ने एक सिर आई ड्रॉप बनाई, दृष्टि बिल्कुल। तो दृष्टि जो है वो बहुत ज्यादा आई इरिटेंट है, तो मैं सामान्य तौर पर तो मैं नहीं प्रिस्क्राइब करूंगा कि भाई सारे लोग डाल लें, लेकिन अगर ऐसा संभव हो पाए कि आप गुलाब जल 1-1, 2-2 ड्रॉप आंखों में डालें बच्चों की में, तो वो काफी अच्छा रहेगा। पहला हो गया आंखों पर छींटे, दूसरा हो गया आंखों में गुलाब जल, तीसरा हुआ आई बॉल मूवमेंट्स, आई एक्सरसाइजेस। तो आई एक्सरसाइजेस क्या है? हाथ को सामने करवाया, नाक के बराबर ऊंचाई पर रखे, और उसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं, अंगूठे के टिप पर पूरा गेज करते हुए, अब जो आई बॉल है इसको यहां रख दिया, और फिर अंगूठे को दाईं तरफ ले जाना है, धीमी गति से पूरा पूरा बाईं तरफ लेके आना है, ये 10 टाइम्स। ठीक है, फिर अंगूठे को पूरा ऊपर और पूरा नीचे लेके आना है 10 टाइम्स, ये हुआ। फिर डायगोनली बाईं तरफ नीचे से दाईं तरफ ऊपर 10 टाइम्स, हाँ, बाईं तरफ नीचे से दाईं तरफ ऊपर, फिर ऊपर से नीचे 10 टाइम्स, फिर दाईं तरफ नीचे से बाईं तरफ ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे 10 टाइम्स, और उसके बाद सर्कमडक्शन,
घड़ी की सुई की दिशा में हाथ को कंधे से पूरा घुमाते हुए पूरा का पूरा जो आई बॉल मूवमेंट पूरा आएगा, यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हुए इस तरीके से ये होगा। और इसके बाद उल्टी दिशा में, घड़ियों की उल्टी दिशा में अंगूठे को घुमाते हुए आई बॉल मूवमेंट। ठीक है, ये आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज है। ये आपकी आंखों में नेत्र ज्योति शक्ति को बढ़ा के रखने का काम करेगी। ये एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार जरूर करा दी जाए। एक और प्रोसेस होता है त्राटक। तो त्राटक का अभ्यास सामान्य तौर पर यदि करा जाता रहेगा तो निश्चित तौर पर आंखों से संबंधित रोगों से बहुत अच्छे तरीके से बचाया जा सकता है। त्राटक 2-3 चीजें करवाएगा। एक तो आंखों में समस्या नहीं होने देगा, दूसरा बच्चों में कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है उससे, क्योंकि त्राटक का मतलब होता है एक बिंदु त्राटक होता है जिसमें एक बिंदु बना करके दीवार पर लगातार बिना पलकों को झपकाए उस बिंदु को देखने की आवश्यकता होती है। इस त्राटक को मैं यहाँ इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। त्राटक का वीडियो मैं डाल दूंगा मेरे YouTube चैनल पर, तो वहां आप बोल सकते हैं, बाकी लोग जाके उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। आंखें जब एक जगह पर गेज करते हैं तो फिर आंखों में इरिटेशन होता है और आंखों में से आंसू निकलना चालू होते हैं। और एक जगह पर देखने से ब्रेन जो है ना वो स्टैटिक होता है, विचार की शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ता है, और साथ में आंखों के लिए एक्सरसाइज है ये, इसलिए नेत्र ज्योति शक्ति भी बढ़ती है। तो ये चीजें हैं जो बच्चों को हम आंखों से संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए उनको करवा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर हमारे सभी दर्शक अपना उनका फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वह पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ये पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेगी। और साथ ही लंबे समय तक इनका उपयोग करने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे, अपनी इम्यूनिटी पावर ही बढ़ा सकेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।